गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में स्थलीय सीमा तक देखे थे। आज ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में ऐसे ही करते चलेंगे, पॉलिटी में नहीं किए थे, है ना। जियोग्राफी में चैप्टर वाइज एक चैप्टर खत्म होगा, एमसीक्यू करेंगे, फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। उससे प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, कल हो ना, कल है, कल छुट्टी है। अच्छा, तो ठीक है, मंडे को करेंगे फिर एमसीक्यू। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन में सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत स्थलीय सीमा हो गया था, जलीय सीमा बचा था हमारा। ठीक है, जलीय सीमा के अंतर्गत कई सारी चीजें हमको देखनी है। अभी तक जितना पढ़े समझ आया था पूरा। मैं क्वेश्चन आज करने वाला था लेकिन अब नहीं करूंगा। अब जिस दिन एमसीक्यू रहेगा वही दिन डायरेक्टली, ठीक है, टेस्ट कर लेंगे उस दिन। देखो, स्थलीय सीमा देख लेते ना, 15,106.7 किलोमीटर ये टोटल है। 7 देशों के साथ सीमा लग रही है। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो ये 7 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं? कितने पूछ रहा हूं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भारत के जो सीमा बना रहे हैं, ये हम बात करें इधर। ठीक है, और 7 देश है, तो ये 7 देश के क्रम याद है बिल्कुल। क्रम भी पूछ सकता है, घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते जमाइए, या फिर एग्जैक्टली बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है, कितनी लंबाई है, ये पूछ सकते इस प्रकार से। ठीक है, मैथ्स का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? मैथ्स का क्लास शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर छुट्टी पे है अभी, है ना। मंडे से आपकी क्लासेस होंगी, मंडे यानी 11 तारीख, है ना। तो ये याद है सभी को, ये मैं पूछूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो। बाकी ये सब हमने देखा था, आपको ये ध्यान में रखना है। 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश तो है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा और सबसे कम सीमा। तो सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है पश्चिम बंगाल, सबसे कम बना रहा है लद्दाख। ठीक है, अब देखते हैं जलीय सीमा के बारे में, यानी कि इस मैप में बात करें तो ये वाली बात। ठीक है, तो जलीय सीमा की जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, लंबाई में हुआ है परिवर्तन। तो पुराना डेटा क्या है, नया डेटा क्या है, दोनों हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ ही चेंजेस हुआ है, मतलब डेटा में तो काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन आपको डेटा वैसे भी बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। जो पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। पहली बात तो ये है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बना रहे हैं। जैसे स्थलीय में देखें 16 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर जलीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो कितने हैं, पता है किसी को? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 9 राज्य है प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी से। ठीक है, कौन कौन से 9 राज्य है मैप में ही देख लेते हैं। ये क्लियर दिख रहा है ना पीछे पूरा? ठीक है, हाँ, पहले है गुजरात हो गया। ठीक, अब अच्छा, गुजरात की खास बात यह है कि जलीय सीमा बना रहा है, स्थलीय सीमा भी बना रहा है पाकिस्तान के साथ। सेकंड हो गया महाराष्ट्र, फिर तीसरा यहां पर गोवा देख रहे हैं, चौथा कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, छठवा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। ये 9 तो हो गए राज्य। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा आपको, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, तो 2 तो यही हो गए। एक आपको मिलेगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक्चुअल में केंद्र शासित प्रदेश है और टोटल इसके एरिया है 4, 4 क्षेत्र है। एक तो स्वयं पौंडीचेरी है। ठीक है, पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा जाता है ना वर्तमान में। ठीक है, तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो भी आप बोले, ये एक एरिया हो गया। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही है लेकिन 4 क्षेत्र है, एक क्षेत्र तो यही हो गया। दूसरा हो गया कराईकल, ये 2 एरिया होगी। ये दोनों जो क्षेत्र है आपको मिलेंगे तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पौंडीचेरी भी मिलेगा, इसी के पास आपको नीचे में कराईकल भी मिलेगा। ठीक है, 2 तो हो गया तमिलनाडु के अंतर्गत। तीसरा जो पौंडीचेरी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है वो है यनम, ये तीसरा हो गया। और ये आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और चौथा जो है वो है माहे। ठीक है,
तो यनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ये पौंडीचेरी हो गया, कराईकल हो गया, यनम हो गया, और केरल में आपको एक मिलेगा माहे। तो 4 क्षेत्र है पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के, पौंडीचेरी कराईकल ये दोनों है कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक। यनम है आंध्र प्रदेश में और माहे है केरल में। 4 क्षेत्र है, 3 अलग अलग राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक, याद रहेगा। माहे जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो माहे जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में, सबसे छोटा, कैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गया, एक हो गया लक्षद्वीप, फिर है अंडमान निकोबार, तीसरा हो गया पौंडीचेरी, है ना, और चौथा कौन सा है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दादर नागर हवेली का जो क्षेत्र है गुजरात महाराष्ट्र में आता है, और दमन दीव तो आपको गुजरात किधर मिलेगा, ठीक है, गिरनार वाला जो रेंज है उसके नीचे अगर द्वीप की बात करें तो, और दमन गुजरात की सीमा में मिलेगा। तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक पौंडीचेरी हो गया, एक लक्षद्वीप है और एक हो गया अंडमान निकोबार, ये 4 है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, समझ आ रहा है सभी को। तो ये हो गया 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें हम देखते हैं क्रम, किसकी जलीय सीमा की लंबाई ज्यादा है, किसकी कम है। तो पहले तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना। 9 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा ही बना रहे हैं, स्थलीय सीमा ही बना रहे हैं। एक तो हो गया गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, इधर, ठीक है, जिसकी जलीय सीमा भी है और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा भी है। बाकी सब केवल जलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, कौन से देश है जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बना रहे थे। तो 2 ही आपको याद रखना है, एक गुजरात हो गया, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी या तो स्थलीय सीमा बनाएंगे, या तो जलीय सीमा बनाएंगे, या तो लैंड लॉक्ड है जो किसी से सीमा नहीं बना रहे। लैंड लॉक्ड की बात करें हिंदी में बोलते हैं भू आवेष्टित, ठीक है। भू आवेष्टित इंग्लिश में कहेंगे लैंड लॉक्ड। नाम से क्या समझ आ रहा है, जो चारों ओर से लैंड से ही लॉक्ड है, लॉक है, उसकी सीमा ना तो किसी महासागर के साथ हो रही है टच, ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ, ठीक है, ना तो महासागर के साथ टच हो, ना तो पड़ोसी देश के साथ टच हो। तो ऐसे राज्यों को हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ में तो महासागर नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में अगर आप लैंड लॉक्ड या भू अवस्थित जिला पढ़ोगे तो उसका मतलब यह है कि जिसकी सीमा किसी पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लग रही है, ठीक है। जैसे कि रायपुर की बात करें, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, किसी अन्य पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं लग रही रायपुर की। राजनांदगांव की बात करें तो लैंड लॉक्ड है क्या, किसके साथ सीमा लग रही है, महाराष्ट्र, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, वहां तो महासागर आपको देखने को नहीं मिलेगा आसपास, है ना। लेकिन इंडिया के केस में अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लैंडलॉक्ड उसे कहेंगे जिसकी सीमा ना तो पड़ोसी देश में किसी के साथ लग रही है, ना तो महासागर। तो ऐसे कितने राज्य है भारत में, देखो मैप में देखते हैं। एक तो देखो ये हो गया हरियाणा, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़, चौथा ये तेलंगाना दिख रहा है, पांचवा झारखंड, और कुछ है क्या, हो गया, 5 ही है, ठीक है, क्लियर। बाकी देख लो जम्मू कश्मीर लद्दाख सबके लग रहा है, ये हरियाणा को छोड़ देंगे, पंजाब की सीमा लग रही है पंजाब से, पाकिस्तान से, राजस्थान गुजरात ये सब बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बाकी इनकी तो जलीय सीमा महासागर के साथ लग रही है, ठीक है। 7 सिस्टर्स में देख के रहेगा, असम असम लैंडलॉक्ड है बट सब तरफ से कनेक्टेड है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है इधर, ठीक है, भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है असम। तो आपको केवल 5 राज्य याद रखने हैं जो भू आविष्ठित है, लैंडलॉक्ड है, ठीक। क्लियर है सभी को, ऑनलाइन में समझ आ रहा है। चलो फिर, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये डेटा जो है ये पुराना वाला है, ठीक है। पुराना डेटा है तो कब का डेटा है, 1970 का डेटा है। 1970 में जब भारत की जलीय सीमा की लंबाई मापी गई थी, तो ये जो डेटा हम पढ़ रहे हैं 1970 वाला है। बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत के गृह मंत्रालय ने नया जो डेटा जारी किया है, तो नया जो डेटा आया है वो 2025 का डेटा है, ठीक है।
2025 के डेटा की बात करें, देखो भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है, कुल लंबाई जो पहले थी 7516.6 किलोमीटर, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है 11,098 किलोमीटर। पॉइंट में बात करें तो 81, पॉइंट वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, 11,098 याद रखेंगे तो चल जाएगा काम हमारा। ठीक है, 11,098 किलोमीटर ये वर्तमान में। तो ये तो आपको पीडीएफ में नहीं है तो इसको नोट कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो ये 11,098 किलोमीटर ये वर्तमान का डेटा है, 2025 में आया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर पूछ रहा है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है फैक्चुअल, और ऑप्शन में 11,098 है ही नहीं, तो फिर वो जानने की कोशिश कर रहे पुराने डेटा को, यानी 7516, और दोनों अगर मिल गए तो नए को लेंगे 11,098। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार का डेटा है ना ये। ठीक, पुराने डेटा की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए अगर, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो है 5422.6 किलोमीटर। कुछ बुक में आपको ये 6100 किलोमीटर देखने को मिलेगा, बट वो डेटा गलत है। 5422 ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा था, मतलब पुराना वाला। ठीक है, गृह मंत्रालय का। तो ये ऑथेंटिक डेटा है जो आपको ये पीडीएफ में मिल रहा है, पुराना डेटा था ये। कुछ बुक में आपको ये वाला 6100 मिलेगा, बट ये गलत है, ये वाला याद रखना है अगर मुख्य भूमि की बात करें तो पुराने डेटा की। ठीक है, द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई 2094 किलोमीटर। द्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात हो रही है। दो हजार चौरानवे किलोमीटर इनकी लंबाई है। ठीक है, 2094 को माइनस कर, मतलब 7516 में 2094 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आएगा 5422.6। ठीक है, तो ये सब पुराना डेटा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर भाई पूछ सकता है दोनों, एग्जामिनर क्या पता अपडेट नहीं हुआ हो सकता है ना, तो इस कारण दोनों देखेंगे। 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये तो हम देख लिए कौन कौन से हैं, है ना। तो अभी आपको जो अपडेट करना है, एक तो ये करना है कि जो 7516.6 था पुराना वाला, उसको अब बढ़ा के करना है 11,098। और ये कुछ नया नहीं बना है, जैसे इस प्रकार से तटीय सीमा थी ना, इसको मापा गया था, तो अब एक्चुअल में जो भी डेल्टा वगैरह कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, तो ये सबको लंबाई को इस प्रकार से मापा गया। पहले एक सीधी रेखा के हिसाब से मापा गया था सैटेलाइट के द्वारा, इस कारण से लंबाई कम थी। बढ़ा तो है नहीं, जमीन कहां से बढ़ेगा, कब्जा तो की नहीं कहीं पे, है ना। तो लैंड तो उतना ही है हमारे पास, डेल्टा है, एस्चुरी है, वो सब जो कटा फटा था, तो अब उन सब का मापन किया गया है लंबाई में, इस कारण से 7516 बढ़ के हो गया है 11,098। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना पहले। इसके बाद जो बेसिकली राज्य हैं, टॉप 5 बस देखेंगे, है ना। सबको तो आपको याद करना नहीं है, क्रम आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, और ये डेटा कुछ कुछ ही याद रखना है ना। जिससे गुजरात की बात करें सबसे ज्यादा, और ओवरऑल अगर बात करें यूनियन टेरिटरी प्लस राज्य, तो अंडमान निकोबार आ जाता है आगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो पुराने डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जो लंबी जलीय सीमा बना रहा है केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पुराने डेटा के हिसाब से इसकी लंबाई थी 1962 किलोमीटर। ठीक है, नए डेटा के हिसाब से ये लंबाई बढ़कर हो गई है 3083। तो इसको नोट्स में अपडेट कर लेना। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान में तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 3083। पॉइंट में भी है, बस उतना याद करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे गुजरात है, और राज्य की दृष्टि से बात करेंगे तो गुजरात पहले नंबर पे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, उसको ध्यान में रखना है। जलीय सीमा बनाने वाले सबसे, मतलब कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा लंबी जलीय सीमा बनाता है, ऐसा प्रश्न है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है शब्द उसमें, तो अंडमान निकोबार को लेंगे। पूछ रहा है केवल कौन सा राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लेंगे, फिर तो राज्य में गुजरात लेंगे। ठीक है, तो गुजरात की जो लंबाई है तटीय सीमा की, वो पुराने डेटा के हिसाब से 1214 थी,
नए डेटा के हिसाब से हो गई है ये 2340। तो इसको भी अपडेट कर लेना, ठीक है। 2340 किलोमीटर वर्तमान में लंबाई है गुजरात की तटीय सीमा की, ठीक। अब पुराने डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पर कौन था? आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। तो ये अब एक्सचेंज हो गया है, तीसरे नंबर पे अभी आ गया है तमिलनाडु, चौथे पे चले गया है आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगर क्रम पूछेगा टॉप 5 को, है ना, क्रम से जमाइए, तो ये याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश जो 973 था, बढ़ा तो इसका भी है, ये बढ़कर हुआ है 1053 किलोमीटर, ठीक है। 1053 किलोमीटर लंबाई है आंध्र प्रदेश के जलीय सीमा की या तटीय सीमा की। और तमिलनाडु की लंबाई बढ़कर हो गई है, तटीय सीमा की लंबाई 1068 किलोमीटर, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गया है चौथे नंबर पर, ठीक। 1068 किसका है? तमिलनाडु का। 1053 है आंध्र प्रदेश का। तो यहीं पे बस परिवर्तन हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 4 हो गए, राज्य की बात करें 3 हो गए। तो टॉप 3 स्टेट हो गए। टॉप 3 याद रहेगा, सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? गुजरात। सेकंड नंबर पे पहले कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अगर राज्य में बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पे पहले था आंध्र प्रदेश, अगर केवल राज्य की बात करें तो। अब सेकंड पे कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर चले गए आंध्र प्रदेश, ठीक है। और टॉप 5 देखेंगे हम, तो चौथे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, बढ़ के इसकी लंबाई हो गई है 877 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अभी है राज्य की बात करें तो, केवल राज्य के क्रम की बात करें तो ये हो गया गुजरात लेंगे पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है 877 किलोमीटर, ठीक है। पांचवें नंबर पर परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल है अभी पांचवें नंबर पे। सोचो, इसका 157 था, है ना, अब ये पांचवें नंबर पर आ गया। इसका लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई इसी का बढ़ा है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो, मतलब जो परिवर्तन हुआ है ड्रेस्टिकली, तो वो होके इसका लंबाई हो गया है 721 किलोमीटर। इसके पीछे रीजन क्या है? गंगा का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, तो डेल्टा के कारण जो कटा फटा जो क्षेत्र है, अब सबको काउंट किया गया ना, उसको मेजरमेंट किया गया, तो ठीक है। तो इस कारण पश्चिम बंगाल की लंबाई 157 से बढ़ के हो गई है 721। और हाँ, क्योंकि डेल्टा वाला रीजन है। आप मैप में देखना, पश्चिम बंगाल का मैप जूम आउट करके देखना, आपको इतना कटा फटा एरिया दिखेगा ना, ठीक है। मैप मतलब गूगल वाला मैप, ठीक है, जूम करके देखना, जो आप गूगल मैप्स की बात करो उसमें, ठीक है। तो काफी ज्यादा कटा फटा एरिया है, इस कारण से उसकी लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसी प्रकार से गुजरात में भी बढ़ा है, क्योंकि वो कच्छ वाला जो रीजन है, सर क्रीक वाला जो रीजन है ना, तो सबको काउंट किया गया। पहले सीधी रेखा से काउंट कर रहे थे, इस कारण से अलग था, अब सिस्टम अलग है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का हो गया है 721 किलोमीटर, और पांचवें नंबर पर आ गया है राज्य में। ओवरऑल देखे तो छठवा, क्योंकि पहले नंबर पे अंडमान है अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी लेंगे तो टॉप 5 राज्य याद रहेंगे। लंबाई आपको शायद ही पूछेगा, तो लंबाई आप किसका किसका याद रखना? लंबाई टॉप का तो याद रखना ही है, अंडमान निकोबार का याद रखेंगे 3083, गुजरात का 2340, ठीक है। उसके बाद शायद ही आपको लंबाई पूछे, चाहो तो टॉप 3 तक याद रख सकते हो, है ना। 1068 हो गया तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, 1053 हो गया आंध्र प्रदेश थर्ड पे। बाकी आप क्रम याद रख सकते हैं टॉप 5 के। तो राज्य की बात करेंगे, पहले गुजरात, सेकंड में तमिलनाडु, तीसरे में आंध्र प्रदेश, चौथे में महाराष्ट्र, पांचवें में पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5 में पश्चिम बंगाल, ये याद रखना, ठीक है। 721 किलोमीटर, ये डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, शायद ही पूछेगा, बहुत डिटेल हो जाएगा वो, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी गोवा की बात करें, सबसे मतलब ऐसा राज्य जिसकी सबसे कम जलीय सीमा है, राज्य की बात करेंगे तो गोवा है, 101 था, ये बढ़ के हो गया है 193, बट अभी भी राज्य में सबसे कम इसी का है, ठीक है। अब देखो, पहले पश्चिम बंगाल का 157 था, बढ़ के हो गया है ना 721। तो 101 गोवा का पहले था, तो पहले वाला डेटा को याद रखने का आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसको याद रख सकते हो सबसे छोटे वाले को, अगर एग्जाम में पुराने डेटा के हिसाब से पूछे तो याद रखना।
लंबाई है 193, ठीक है, राज्य में। और यूटीज में बात करें, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दे अगर, तो सबसे बड़ा तो अंडमान देख रहे हैं 3083। सबसे छोटे में अभी जो जलीय सीमा वाले राज्य की बात करें तो वो हो गया है, अभी कहाँ गया हमारा पौंडीचेरी, इधर। पहले 47.60 था, इसी का कम हुआ है, इसका हो गया है 42.65, ठीक है। दादर नागर हवेली का 42.5 था, ये बढ़कर 54 हो गया है, ठीक है। कम हुआ है तो इसका हुआ है पौंडीचेरी का, 47 से कम हो गया 42। तो अभी सबसे कम जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पौंडीचेरी, ठीक है। तो सबसे कम जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया पौंडीचेरी। ये यूटीज की बात करें तो, गोवा की बात करें तो, स्टेट में अगर बात करें तो गोवा है सबसे कम जलीय सीमा वाला। सबसे ज्यादा लंबी जलीय सीमा वाला है अंडमान निकोबार। अगर यूटीज की बात करें तो, राज्य की बात करें तो गुजरात हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? सबसे ज्यादा लंबी जलीय सीमा वाला यूटी कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार, 3083 वर्तमान डेटा। सबसे ज्यादा लंबी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात, ठीक है, 2340। सबसे कम जलीय सीमा वाला यूटी पौंडीचेरी, और राज्य की बात करें तो सबसे कम गोवा, ठीक है। ये 4 डेटा हो गए। अब फिर राज्य में बात करें तो टॉप 5 गुजरात हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। बस इतना याद रखना इसमें। अब देखते हैं जलीय सीमाएं, प्रमुख तटीय मैदान। ये जो हम देख रहे हैं हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको कई सारी संरचनाएं देखने को मिलेगी। इधर जैसे पश्चिमी घाट हम लोग देखते हैं ना, इधर पूर्वी घाट देखते हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर और पूर्वी घाट के पूर्व की ओर आपको लंबा मैदान मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। तो इसके अलग अलग नामकरण है अलग अलग क्षेत्र में। तो वो तटीय मैदान के क्या क्या नाम है, इसी को ध्यान में रखना। ये जो तटीय मैदान आपको देखने को मिलेगा, ये पहाड़ी जो भाग है ना, पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम की ओर, पूर्वी घाट के पूर्व, पश्चिमी घाट समाप्त हो रहा, डायरेक्ट समुद्र नहीं आएगा, तटीय मैदान है काफी लंबा चौड़ा, इसके बाद फिर समुद्री सीमा हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके क्या क्या नाम है? तो इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं जो तटीय मैदान है। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिम की ओर देखेंगे, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं काफी, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, 2 भाग में अगर क्लासिफाई करें तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 4 प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है काठियावाड़ तट। तो इसको मैं मैप में समझाता हूं। एक आपको ध्यान में रखना है काठियावाड़ तट। ये काठियावाड़ तट आपको कहां पर मिलेगा? गुजरात में, ठीक, ये ध्यान में रखना है काठियावाड़ तट। फिर महाराष्ट्र में देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र की बात करेंगे प्रमुख तौर पर, और गोवा भी जिसमें शामिल है। तो इस जो तटीय मैदान है इसे कहा जाता है कोंकण तट। किसको किसको? महाराष्ट्र हो गया प्लस गोवा हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय मैदान है इसे कहेंगे कोंकण तट, ठीक, ये याद रखना है। तीसरा कर्नाटक वाले रीजन में देखेंगे तो कन्नड़ तट भी बोलते हैं, कनारा तट भी बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक में हो गया कन्नड़ हो गया या कनारा, ठीक, कन्नड़ तट या कनारा तट। इसको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण क्रम से जमाइए। तो काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कनारा, 3 हो गया। चौथे नंबर पर नीचे देखेंगे तो केरल है, तो केरल में क्या कहा जाता है? मालाबार तट, ठीक। ये पश्चिमी तटीय मैदान में 4 नाम आपको याद रखने हैं। गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र प्लस गोवा कोंकण, कर्नाटक में कनारा या कन्नड़ तट, और केरल का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, मालाबार तट, ठीक है। तो एक तो ये पूछ सकता है आपको राज्य के हिसाब से, गुजरात राज्य के जो तटीय मैदान उसको किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़, है ना। कोंकण तट कहाँ के, कौन से राज्य के जो तटीय भाग है उसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र प्लस गोवा। अगर एक ही राज्य दिया है तो महाराष्ट्र को लेंगे, ज़्यादा लंबा है करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना।
पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो तीन नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ये तो हो गया राज्य वाइज देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा। कोरोमंडल तट जो सबसे प्रमुख है, अगर एक राज्य का नाम दिया जाए तो तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में यहाँ पर कहा जाएगा। तो कन्याकुमारी से लेकर के जो सबसे दक्षिणी भाग है तमिलनाडु, ये तो पूरा हो गया, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, ठीक है, ये गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, इसके डेल्टा तक, तो तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, दोनों में आपको देखने को मिलेगा क्षेत्र किसका, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ठीक है। ये हम देख रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में कहां तक, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा तक, या आप याद रख सकते हैं कृष्णा नदी के डेल्टा तक। ठीक है, अब कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के आंध्र प्रदेश का उत्तर का हिस्सा प्लस ये जाएगा उड़ीसा में, कहां तक जाएगा, महानदी के डेल्टा तक, ठीक है। इस प्रकार से महानदी आ रही है, तो उड़ीसा का वो हिस्सा जो महानदी डेल्टा के दक्षिण वाला है इसको काउंट करेंगे, और आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा जो कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा के उत्तर वाला है। ये जो एरिया है इसे किस नाम से जानेंगे, इसे कहा जाता है बेसिकली उत्तरी सरकार तट, ठीक है, या रॉयल सीमा तट भी कहा जाता है इसे, उत्तरी सरकार तट, इसे ही कहा जाता है रॉयल सीमा, तो ये भी नाम भी याद रखना। ठीक, एक राज्य की अगर नाम आए हमको आंसर लेना हो तो आंध्र प्रदेश लेंगे, ठीक है। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार को इंग्लिश में कहेंगे नॉर्दर्नर सरकार, उत्तर हो गया नॉर्दर्न, ठीक है, सरकार सरकारी है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो रॉयल सीमा तट या उत्तरी सरकार तट एक ही है, आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर पे देख रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में भी महानदी के डेल्टा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहां तक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद महानदी के डेल्टा के उत्तर फिर देख रहे हैं उड़ीसा का पार्ट, और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, ये जो है इसे कहा जाता है उत्कल तट, ठीक। तो पूर्वी तटीय मैदान में तीन नाम आपको याद रखने हैं, पश्चिमी में चार। कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो ये पश्चिम बंगाल है, केवल पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र है अगर इसके बारे में पूछा जाए ना, तो इसके बारे में याद रखना, केवल पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है दीघा सीमा, ये पश्चिम बंगाल का ही जो तटीय भाग है उसे कहा जा रहा है, लेकिन उत्कल तट के अंतर्गत ही आ रहा है दीघा सीमा, क्योंकि उत्कल तट में पश्चिम बंगाल वाला भी है और उड़ीसा का उत्तरी भाग भी है जो महानदी डेल्टा के उत्तर वाला एरिया है, तटीय भाग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक। दीघा सीमा बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल वाला, उत्कल तट की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा भी आ रहा है, उत्कल से उड़ीसा याद रखना, प्लस पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में भी देखेंगे महानदी के डेल्टा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, यहां से प्रश्न आते हैं काफी, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अब जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो फिर समझ आएगा और कैसे कैसे आ रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरा जो आपको याद रखना है, भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत जलीय सीमा का वर्गीकरण, मतलब जो भारत का जो मुख्य भूभाग है ना, स्थल क्षेत्र है, वहां पर तो भारत सरकार का पूर्ण अधिकार है, लेकिन भारत के तीन ओर देख रहे हैं जलीय क्षेत्र भी है, तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो महासागर में कहां तक अधिकार है भारत का, ठीक है। 1982 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, समुद्री कानून पर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक हुआ समझौता, जिसमें सभी देश मिलकर ये डिसाइड किया आपस में कि समुद्र में किस देश का कहां तक अधिकार है, क्योंकि समुद्र संसाधन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जितना मछली उत्पादन की बात करें, खनिज वगैरह की बात करें, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस, ये सब हमको समुद्र से मिलते हैं, है ना। रिसर्च एक्टिविटी समुद्र पे चलती है, ठीक है। तो कौन सा देश का कहां तक अधिकार रहेगा, इस बारे में समझौता, मतलब सभी देशों में आम सहमति हो, इसके लिए 1982 में एक सम्मेलन हुआ, इसको अनक्लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हर देश की कुछ जिनका बाउंड्री लगता है समुद्र से, उनकी जलीय सीमा का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, जलीय सीमा का निर्धारण किया गया। तीन प्रकार से है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि
ये हो गया हमारा भारत की बात करें इस प्रकार से, ठीक। तो ये तो हम सीधी रेखा में बना रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा जूम आउट करेंगे तो इसी क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा कटा फटा भाग आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये जो कटा फटा जो भाग है, इसको एक सीधी रेखा से मिलाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, जैसे कर्क रेखा मकर रेखा देख रहे थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो भी इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई जो क्या कर रहा है, ये जो कटा फटा जो भाग है ना, इसको एक सीधी रेखा में मिला रहा है आपस में, ठीक। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, इसके अंदर का जो जलीय क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना गया, इसे कहा गया आंतरिक सागर। तो आंतरिक सागर क्या है, मुख्य तटीय भूमि और आधार रेखा के बीच का जल क्षेत्र। ये वाली हो गई हमारी मुख्य तटीय भूमि। अगर इसकी बात करें तो ये मुख्य तटीय भूमि है पूरा, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया, जो व्हाइट वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसे कहा गया आधार रेखा, इंग्लिश में कहेंगे बेस लाइन, ठीक है। ये जो व्हाइट वाली लाइन देख रहे हैं, बेस लाइन या आधार रेखा, इमेजिनरी लाइन है, समुद्र में आप जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये होगी मुख्य तटीय भूमि। तो मुख्य तटीय भूमि और आधार रेखा के बीच का जो जल क्षेत्र है, ये पूरा जो जल क्षेत्र हमको देखने को मिल रहा है, इसे नाम दिया गया आंतरिक सागर, ठीक। आंतरिक सागर, इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल सी, ठीक। ये नाम दिया गया। किसके बीच के जल क्षेत्र को कहा जा रहा है, ऐसा प्रश्न आता है ना, आधार रेखा और मुख्य तटीय भूमि के जल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आंतरिक सागर, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये जो आंतरिक सागर में जो जल क्षेत्र है, या जल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी संसाधन है, उस पर पूर्णतः अधिकार रहेगा भारत का। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, भारत का किसी और देश की बात करें तो उसका अधिकार रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, पूर्णतः अधिकार। कोई इस क्षेत्र में कोई जहाज वगैरह आएगा तो अगर इमेजिन ये जो आधार रेखा इसको क्रॉस करेगा तो उसके लिए पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो समुद्री क्षेत्र में आप देखेंगे तटरक्षक बल जो होते हैं, है ना, जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं पूरा, तो अगर बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई यहां पर प्रवेश करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो यहां पे अगर शिप अंदर आ रहा है तो उसको लेनी पड़ेगी अनुमति पूरा भारत सरकार। जैसे मुख्य भूभाग स्थल भाग में जैसे कंट्रोल है भारत सरकार का, वैसा सेम कंट्रोल इस क्षेत्र में मिलेगा आंतरिक सागर में, ठीक है। अब ये जो आधार रेखा है, इससे 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर अगर देखें, यहां से लेकर के डिस्टेंस कितना हो गया, 12 समुद्री मील। किलोमीटर की बात करें तो 22.4 किलोमीटर समथिंग आएगा, ठीक है। बेस लाइन आधार रेखा से 12 समुद्री मील समुद्र की ओर जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है आधार रेखा और ये वाली लाइन, इसके बीच के जल क्षेत्र को कहा जाता है क्षेत्रीय सागर, ठीक है। क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी कहेंगे, या अन्य नाम से जाना जाता है प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक का जो क्षेत्र है, ये हो गई हमारी आधार रेखा व्हाइट वाली। इससे 12 समुद्री मील की जो दूरी का जो क्षेत्र है, तो ये जो बीच का जो एरिया है, इसे क्या कहेंगे, क्षेत्रीय सागर भी कह सकते हैं या प्रादेशिक जल सीमा भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। प्रश्न कैसे आता है, आधार रेखा से लेकर के 12 समुद्री मील के बीच के जो दूरी का जो क्षेत्र है, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, ठीक है, या प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर। ऑप्शन में मिलेगा संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और एक मिल जाएगा आंतरिक सागर। तो इसलिए याद रखना, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं यहां से भी, ठीक। ऑनलाइन में समझ आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो पहले कटे फटे भाग को एक सीधी रेखा से मिलाने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, उसको बोला गया आधार रेखा, बेस लाइन।
आधार रेखा और मुख्य भूमि के बीच का जो जल क्षेत्र उसे कहा गया आंतरिक सागर। आंतरिक सागर सबसे पहले, फिर बेस लाइन से 12 समुद्री मील, बेस लाइन से ले रहे, कटे फटे भाग से नहीं लेंगे क्योंकि उसको तो एक सीधी रेखा से हमने ड्रॉ किया। यहां से 12 समुद्री मील तक गए तो बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा गया क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक जल सीमा। यहां पे क्या महत्व है, इस एरिया में भी भारत सरकार का पूर्ण कंट्रोल है। ठीक है, अंतर क्या है, लेकिन यहां पर शिप वगैरह है ना, आ सकते हैं अगर वो फेयर यूज से आ रहे हैं। जैसे कोई मान लेते इधर नीचे श्रीलंका है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान से कोई निकला है, या बोल सकते हैं ईरान से कोई शिप निकला है, तो प्रादेशिक जो जल सीमा या क्षेत्रीय सागर वाले रूट का उपयोग करके श्रीलंका जा सकता है वो। ठीक है, अगर उसका उद्देश्य फेयर है, अगर या तो बोल सकते हैं मतलब कोई अगर बात कर रहे हैं जैसे मूवमेंट हो रहा है, कार्गो वार्गो ले जा रहा है कोई शिप, या क्रूज शिप है जो यात्री को ले जा रहा है, फेयर यूज है, कोई ऐसा यूज नहीं है जिससे भारत की मतलब सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब फाइटर वाइटर जेट लेके आ रहा है, कुछ ले रहा है, तो भारत को अपनी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, तब फिर अनुमति देने से मना कर सकता है। बाकी फेयर यूज से अगर आ रहा है तो यहाँ पे इस रूट का प्रयोग कर सकता है आने जाने के लिए। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस सारे मामले में भारत सरकार का पूर्ण कंट्रोल रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे खनिज वगैरह है, क्रूड ऑयल वगैरह है, तो मतलब जो भी काम करना है तो वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया आधार रेखा से 12 समुद्री मील। अब आधार रेखा से फिर से आगे जाएंगे, अब कितना आगे जाएंगे, 12 समुद्री मील, 12 का डबल कितना होगा, 24। आधार रेखा से ही बात करें, आधार रेखा से 12 समुद्री मील क्षेत्रीय सागर, यहां से 12, अब यहां से 24 नहीं करेंगे ना, हम यहीं से कर रहे हैं, आधार रेखा से ही 24 समुद्री मील, 12 इधर हो गया 12 इधर हो गया, टोटल हो जाएगा 24। तो 24 समुद्री मील किलोमीटर में लगभग 44 किलोमीटर के आसपास आएगा ये, क्योंकि एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, हाँ नहीं नहीं, एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील, इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। किसको बोलेंगे, देखो ये वाली लाइन से यहां तक के बीच का जो एरिया उसे बोलेंगे संलग्न क्षेत्र, क्योंकि आधार रेखा से 12 तक तो क्षेत्रीय सागर है, तो संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिज्यूअस जोन। ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। यहां पर खास बात क्या हो रहा है, यहां पे बेसिकली देखा जाए तो क्रूड ऑयल वगैरह का उत्पादन है, खनिज का उत्पादन है, सारे कार्य किया जा सकता है। ठीक है, प्रमुख रिसर्च वगैरह भी किए जा सकते हैं। तो यह है संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, पूर्णतः कंट्रोल जैसे स्थल में है वैसा जल में है, अगर बात करें तो आंतरिक सागर। प्रादेशिक जल में भी पूर्णतः कंट्रोल है, शिप लेकिन यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अंदर आंतरिक सागर में आने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, यहाँ पे बिना अनुमति के आ सकते हैं अगर फेयर यूज है तो। ठीक है, यहाँ पे संलग्न क्षेत्र, यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर बात करें तो शिप वगैरह आ रहा है, देखो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है कोई भी आपके एरिया से जैसे गुजरेगा, जैसे अभी रोड से जाएंगे टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वैसे ही हमारा जो जल क्षेत्र है इसका यूज करेंगे तो उसको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार टैक्स कर वर वसूल सकती है। ठीक है, कई सारी चीजों के लिए अनुमति दे सकती है, लाइसेंस जारी कर सकती है, जैसे कि समुद्री टूरिज्म होता है ना, शिप वगैरह जाते हैं, क्रूज शिप जा रहे हैं, है ना, तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर संचालित की जा सकती है संलग्न क्षेत्र में। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे, तो दो हो गया। सबसे पहले क्या देखे, आंतरिक सागर, फिर आधार रेखा से 12 समुद्री मील क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा से 24 समुद्री मील का जो लाइन है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस जोन। ठीक है, संलग्न क्षेत्र 12 से 24 के बीच में, 12 ही है समुद्री मील, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र उससे कहा जा रहा है। ठीक है, अब आधार रेखा से डायरेक्ट हम जाएंगे, 12 हो गया 24 हो गया, अब आपको याद रखना है 200 समुद्री मील। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक, यहां पे जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा इसे कहेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। इस इमेज में आपको ये जो दिख रहा है रेड वाली लाइन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे ये केरल हो गया, यहां से अगर बात करें वेस्ट में जाएंगे तो यहां तक आ रहा है जो 200 समुद्री मील। अब नीचे की ओर देखेंगे श्रीलंका भी है, तो जब दो देश आपस में आसपास होंगे
तो भैया श्रीलंका की भी तो जलीय सीमा बनेगी, है ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच समझौता वगैरह होगा जिसके बेसिस पर जलीय सीमा का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इधर भी अगर 200 देखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो श्रीलंका कुछ बचेगा नहीं फिर ऐसे में, है ना। तो इस कारण श्रीलंका के लिए अलग देख रहे हैं। इंडिया में आप देखेंगे अंडमान निकोबार भी भारत का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको फिर से जलीय सीमा काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी, लंबा चौड़ा, ठीक है। तो 200 समुद्री मील तक देखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मुख्य तौर पे इस क्षेत्र में रिसर्च वगैरह काम किए जाते हैं, रिसर्च वाली एक्टिविटी, ठीक है। समुद्र के अंदर जाके रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जा रही है, जो शोध कार्य किए जा रहे हैं वो सब कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है, मेन कार्य। अब उसके और आगे चले जाएंगे तो फिर किसी देश का अधिकार नहीं रहेगा, उसको कहा जाता है हाई सी कहा जाता है, यानी कि उच्च सागर बोलते हैं हिंदी में। 200 समुद्री मील के आगे का जो जल क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, हाई सी, हिंदी में कहेंगे उच्च सागर, ठीक है। 200 समुद्री मील के और आगे इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं रहेगा, ये सभी देशों के लिए मतलब समान अधिकार है यहाँ पे, ठीक है। किसी एक देश का अधिकार यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक, याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, आंतरिक सागर, फिर आएगा क्षेत्रीय सागर, ठीक है, फिर आएगा संलग्न क्षेत्र, फिर आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद उच्च सागर या हाई सी, जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं रहेगा। सभी देशों के मतलब समान अधिकार रहेंगे, किसी देश का अधिकार नहीं मतलब ऐसा, सभी देश के समान अधिकार, इक्वल राइट्स रहेंगे वहां पर, ठीक है, याद रहेगा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील, फिर आधार रेखा से 24, फिर आधार रेखा से 200। 12 समुद्री मील तक देखेंगे क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। 12 के बाद देखेंगे 24 समुद्री मील तक तो संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस जोन, ठीक है। और आधार रेखा से फिर 200 समुद्री मील, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक, याद रहेगा। तो ये जलीय सीमा का वर्गीकरण है, यहां से प्रश्न आते हैं, खासकर डेटा पूछा जाता है 12, 24, 200 क्या क्या नाम से जानते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर में वो बचा हमारा प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य, स्ट्रेट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रमुख चैनल, जल डमरू मध्य, ये सब हमको देखना है, ये क्या क्या है इसको पहले समझते हैं। ये मैप में हम चलते हैं, इस वाले मैप में, ठीक है। तो एक तो देख रहे हैं हम लक्षद्वीप है, पश्चिम की ओर देखेंगे तो पूर्व की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक। तो जल संधि मतलब क्या हो रहा है, ये जैसे स्थल भाग है, ये मुख्य भूमि हो गया भारत का, ये श्रीलंका की भूमि हो गई, इसके बीच में हम देख रहे हैं वाटर बॉडी है, ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। और इधर का जो बंगाल की खाड़ी है और ये हो गया बेसिकली अरब सागर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इस वाले पैसेज से, ठीक है। तो ये जो पैसेज है वाटर बॉडी का, एक पतला किनारा है, ये पूरा चौड़ा है, वृहद है, इधर भी है, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक पैसेज के माध्यम से। तो ये एक्चुअल में एक संधि, यानी कि बेसिकली जोड़ने का काम कर रहा है, क्या बोल रहे हैं इसको, बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर को, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और कैसा भाग है, ये जलीय भाग है, इस कारण से कहा जाता है जल संधि, या इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं, ठीक। तो प्रमुख जल संधि देखेंगे जब हम, तो दो मुख्य स्थल भाग के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहा जा रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, ठीक है। और यहां से प्रश्न आते ही है, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख जल संधि हैं, या जल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू मध्य क्यों, देखो ये डमरू कैसे होता है, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। तो मान लेते हैं ये एक इधर का पार्ट हो गया बड़ा सा, एक इधर का हो गया, ये बीच में आपको मिल गया ये वाला पार्ट डमरू का, इसलिए जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जलीय क्षेत्र है, आपको स्थल डमरू मध्य भी देखने को मिलेगा कुछ कुछ जगह में, जब जलीय क्षेत्र है और स्थल क्षेत्र एक्चुअल में उसको जोड़ने का काम कर रहा है, इस कारण से, ठीक है। तो स्ट्रेट या जल डमरू मध्य या चैनल, ये सभी एक ही हैं, अलग अलग नामकरण है, ठीक। तो कौन कौन से प्रमुख स्ट्रेट हैं उसको देखते हैं। ये तो हो गया हमारा फैक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा मैप में हम समझते हैं। देखो ये हो गया हमारा, इधर सबसे पहले बात करें, इधर हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे की ओर जाएंगे तो इधर आपको छोटा छोटा द्वीप समूह मिलेगा, ये अलग से एक देश है जिसे किस नाम से जाना जाता है, मालदीव। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में ये जो वाटर बॉडी है ना,
उसे किस नाम से जाना जाता है? ये जो बेसिकली एक चैनल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल डिवाइड कर रही है किसको किसको? मालदीव और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का भी जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसे कहा जाता है मिनिकॉय। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो वाटर बॉडी है उसे कहा जा रहा है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्यों बोल रहे हैं? 8 डिग्री वो अक्षांश रेखा है उसकी बात कर रहे हैं। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, फिर 1 2 3, फिर इधर आएंगे ग्रेट निकोबार में कितना है? 6.45 डिग्री। ठीक है, याद है या कल पढ़े थे? मुख्य भूमि में चले जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, कन्याकुमारी केप कमोरिन वाला, फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, है ना, अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही मालदीव और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो है मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच का जो वाटर बॉडी है उसे कहा जा रहा है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांशी जो रेखा है उसी के नाम पे 8 डिग्री चैनल हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मिनिकॉय हो गया और लक्षद्वीप के जो बाकी द्वीप समूह है उसके बीच का जो जल क्षेत्र है, ये वाली जो वाटर बॉडी हम देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? 8 डिग्री है तो ये है 9 डिग्री। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री है, दोनों याद रखना है आपको जब बात करेंगे लक्षद्वीप की। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। ठीक है, पहले देख रहे हैं लक्षद्वीप का, फिर अंडमान निकोबार में आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो याद रखने इसको। 8 डिग्री मालदीव और लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय, उसके बीच का जो वाटर बॉडी 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो बाकी के द्वीप समूह, लक्षद्वीप में आपको टोटल 36 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, 36। सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय। ठीक है, मालदीव मिनिकॉय के बीच देख रहे हैं 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी जो अन्य द्वीप समूह उनके बीच देख रहे हैं 9 डिग्री। ठीक है, और ये जो हो गया पूरा हमारा लक्षद्वीप हो गया इधर, और इधर आ गया केरल हो गया, फिर कर्नाटक है। मुख्य भूमि में बात करें तो इसके बीच का जो जल क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप सागर। कम इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर ये सब पूछा जाता है, उधर से प्रश्न आता है। बट अगर लक्षद्वीप सागर की बात करें तो ये कौन सा है? भारत का जो मुख्य भूमि है ना, प्लस लक्षद्वीप के बीच का जो जल क्षेत्र है उसे कहा जा रहा है लक्षद्वीप सागर। ये किसका पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है, और अरब सागर अपने आप में हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था, मेन क्या होता है? महासागर। और जो देश हैं जिनके पास महासागर की सीमा है तो अलग अलग स्थानीय नाम से दे देते हैं। जैसे ये लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप सागर बोल दिया आसपास के जलीय क्षेत्र को। ठीक है, इस कारण से याद रखना। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है लक्षद्वीप की बात करेंगे तो। 8 डिग्री, 9 डिग्री और लक्षद्वीप सागर किसके किसके बीच याद रहेगा? मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री, और लक्षद्वीप समूह और भारत के जो मुख्य भूमि है उसके बीच का जो जल क्षेत्र है उसको लक्षद्वीप सागर। ये 3 हो गए। फिर यहां पे देखते हैं श्रीलंका है इधर, इस प्रकार से श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच 2 प्रमुख आपको स्ट्रेट याद रखने हैं। एक तो अगर बात करें श्रीलंका और भारत के उत्तर पूर्व की ओर, ये वाला जो वाटर बॉडी है इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक मतलब पाकिस्तान वाला नहीं है, इसको लिखते हैं PALK। ठीक है, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका में भी देखें तो उत्तर पूर्व की ओर, और श्रीलंका और भारत के मध्य देखेंगे एक और आपको वाटर बॉडी इधर देखने को मिलेगी, ये वाली भारत और श्रीलंका के मध्य ही है। लेकिन भारत और श्रीलंका, श्रीलंका की दृष्टि से बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम को ये वाला जो वाटर बॉडी है इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये एक, मन्नार की खाड़ी जो है वो। ठीक है, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें से एक है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, वन संसाधन वाला जब पढ़ेंगे ना तब वहां पे देखेंगे डिटेल से। तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट ये दोनों किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, याद रहेगा। 3 देखे लक्षद्वीप साइड, 2 यहां पे देखे, टोटल हो गया 5। टोटल हमको पढ़ना है कितना? 10 है। बाकी के जो देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे, और इधर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा ये।
पाक स्ट्रेट अगर बात करें भारत और श्रीलंका में, श्रीलंका के उत्तर, ये हो गया उत्तर, और पूर्व की ओर ये मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। उत्तर पूर्व की ओर बोलेंगे तो पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे आपको लगभग 850 के आसपास आइलैंड देखने को मिलेंगे, है ना। बुक में आपको जो डेटा मिलेगा, इधर 36 आइलैंड मिलते हैं, इधर मिलेगा 836, ठीक है। कुछ सोर्सेस में 850 के आसपास, है ना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे। जो प्रमुख द्वीप की अगर बात करें तो एक हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान। उसके बाद ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है लिटिल अंडमान। तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये मिडिल हो गया, ये हो गया साउथ अंडमान, ये हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है। और अंडमान हम नाम के लिखते हैं अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का समूह है, एक द्वीप रहता तो केवल द्वीप लिखते, ठीक है। ये तो हो गया अंडमान का। अब नीचे वाला जो है ये निकोबार का है। तो निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो दो प्रमुख आइलैंड आपको याद रखना है, एक तो है कार निकोबार, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं कार निकोबार, और सबसे दक्षिण में जो देखेंगे वो है ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये दो नाम याद रखने हैं। इसके नीचे चले जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया का पार्ट मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप मिलेगा, जिसमें से एक प्रमुख नाम याद रखना है सुमात्रा, और इसके नीचे है जावा। सुमात्रा फिर जावा, ठीक है। तो इसके बीच कौन कौन से जो जल क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं, इसको किस किस नाम से जानते हैं ये देखेंगे। ये तो हो गया अंडमान निकोबार। दक्षिण की ओर जाएंगे तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी याद रखना सुमात्रा और जावा। ये प्रश्न आता है क्योंकि कौन सा द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे करीब है इंडोनेशिया का, ऐसा प्रश्न है तो सुमात्रा आएगा पहले, ठीक है। ये एक बार आया हुआ था प्रश्न, ठीक है। इसके उत्तर की ओर चले जाएंगे तो और आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भारत के कंट्रोल में नहीं है, वो म्यांमार के कंट्रोल में है, ठीक है। तो म्यांमार के कंट्रोल में आपको कई सारे ऐसे द्वीप देखने को मिलेंगे। तो म्यांमार का जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसे कहा जाता है कोको आइलैंड, कोको द्वीप, ठीक है। ये म्यांमार के आधिपत्य में, कंट्रोल में है कोको द्वीप, ठीक है। तो इधर हो गया म्यांमार का पार्ट। नीचे की ओर देखेंगे तो इंडोनेशिया, ठीक है। म्यांमार में याद रखना कोको द्वीप जो सबसे उसका दक्षिणी है। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो ये सुमात्रा जावा याद रखना है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रमुख जो वाटर बॉडी है उसकी बात करते हैं। देखो, एक तो पैसेज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इसका क्या नाम है देखेंगे। दूसरा ये वाला हो गया जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक याद रखेंगे, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच एक याद रखेंगे, ठीक है। टोटल 4 हो गए, एक और बचा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, इसके बीच। ये 5 हमको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले नीचे से देखते हैं। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच जो वाटर बॉडी है उससे जाना जाता है किस नाम से, ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल जो वाटर बॉडी है या चैनल, ग्रैंड चैनल किन के मध्य है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य, ठीक है। याद रहेगा, ये याद रखना है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल के उत्तर में जाएंगे तो फिर एक पैसेज हमको याद रखना है, ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच ग्रैंड चैनल, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार के बीच जो जलीय सीमा है या क्षेत्र है जो दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है, उससे जाना जाता है सोमब्रेरो चैनल के नाम से। सोमब्रेरो चैनल कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच है ये, ठीक है, याद रहेगा। पहले है ग्रैंड चैनल, दक्षिण से उत्तर जा रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रमुख चैनल है उसको उत्तर से दक्षिण जमाइए या दक्षिण से उत्तर जमाइए, ठीक है। इस कारण से क्रम से देख रहे हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। या तो पूछेगा सोमब्रेरो चैनल किन के मध्य है, तो कार निकोबार ग्रेट निकोबार के मध्य है, और 5 के नाम दे दिया, क्रम से जमाइए, बोलो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो ये भी याद रखना है। तो दक्षिण से उत्तर चल रहे हैं ग्रैंड चैनल, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच।
फिर ग्रेट निकोबार और कार निकोबार के बीच सोमब्रेरो चैनल। अब अंडमान से कनेक्ट करेंगे, तो कार निकोबार और ये जो पूरा अंडमान द्वीप है, तो अंडमान में भी जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो कौन सा है, लिटिल अंडमान, हिंदी में बोलते हैं लघु अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। तो ये जो लिटिल अंडमान है और ये है कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण है लिटिल अंडमान। इनके बीच जो वाटर बॉडी हम देख रहे हैं ये वाली, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। देखो 8 डिग्री 9 डिग्री इधर देखे, 10 डिग्री यहां पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। किसके किसके बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ठीक। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करे 10 डिग्री। अंडमान में भी बात करेंगे सबसे दक्षिण में है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, और निकोबार में सबसे उत्तर में है कार निकोबार, ठीक है। तो ऐसा ही अगर पूछे अंडमान और निकोबार को अलग अलग करने वाली जो चैनल है प्रमुख, उसका नाम क्या है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे। अब उसके बाद देखो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और ये लिटिल अंडमान था। अब लिटिल अंडमान और ये वाली कौन सी है, साउथ अंडमान, इसके बीच जो वाटर बॉडी है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है डंकन पास। डंकन पास या डंकन पैसेज दोनों एक ही है, ठीक है। साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान दोनों के बीच, ठीक है। 4 हो गए। और सबसे लास्ट में जो मेन आपको याद रखना है उत्तर में नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड। कोको आइलैंड किसका है, म्यांमार का। ये दोनों के बीच जो है उसको इसी नाम से जानते हैं, कोको स्ट्रेट। कोको द्वीप समूह के नाम पे, ठीक है। तो कोको स्ट्रेट हो गया। तो ये 5 आपको याद रखने हैं अंडमान में। 5 इधर हो गए, 2 श्रीलंका में देखे, पाक और मन्नार, और 8 डिग्री 9 डिग्री और लक्षद्वीप सागर, 3 हो गए इधर लक्षद्वीप में। तो 3 2 5 और 5 10, टोटल 10 याद रखना है, ये प्रमुख है, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका सबसे दक्षिणी द्वीप तो हम देख लिए कहां पर है, ग्रेट निकोबार। सबसे उत्तरी द्वीप की बात करें तो एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा यहां पर, इसका जो नाम है वो है लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड या लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप, इसके बीच देखने को हमको मिलेगा एग्जैक्टली कोको स्ट्रेट, ठीक है। तो लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है, याद रखना। सबसे दक्षिणी में है ग्रेट निकोबार, ठीक, याद रहेगा। समझ आया पूरा इतना। तो ये चैप्टर था हमारा यहीं तक। इसके बाद ये चैप्टर हो गया समाप्त। ये पीडीएफ आपके लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन में भी अपलोड करवा देता हूँ। और कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन में समझ आया सभी को, आप लोग को समझ आया पूरा। तो आज की क्लास हम लोग क्या क्या देखे, एक तो हमने देखा प्रमुख चैनल जल डमरू मध्य, ये जो है सारा जो मैंने मैप में समझाया, ठीक है। इसके बाद हमने प्रमुख जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा का वर्गीकरण है ना, आंतरिक सागर किसको बोल रहे हैं, प्रादेशिक जल सीमा, ये सब क्या है। प्रमुख तटीय मैदान, जितना पढ़े सबसे क्वेश्चन आता है। मतलब हम लोग जियोग्राफी में जो भी पढ़ेंगे हर टॉपिक ऐसा जैसे प्रश्न आता ही है, आया हुआ है। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर वाले भी कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, और अपने से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके भी रखूंगा दोनों मिक्स, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा, जलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, जो अपडेट हुआ है। ये सब जो डेटा है उसको नोट डाउन कर लेना ना। और इससे पहले हमने देखा था भारत की स्थलीय सीमा के बारे में कल की क्लास में, ठीक। तो जो पढ़े हैं अभी तक, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। फिर अब कल क्लास नहीं बोल रहे हो ना, मंडे को क्लास होगी, तो मंडे को करेंगे एमसीक्यू। हाँ मैं डलवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है। मंडे को करेंगे एमसीक्यू, इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे कम से कम, ठीक है। इसी टॉपिक से हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन करेंगे जैसे ही कंप्लीट होगा। रोज टेस्ट नहीं ले सकते, टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा। जैसे ये चैप्टर हमारा 3 दिन में कंप्लीट हो तो अगले दिन एमसीक्यू करेंगे, फिर नए चैप्टर में जाएंगे। नहीं तो ऐसे में एमसीक्यू हो नहीं पाता है ना। अब पॉलिटी का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा था, तो इस कारण से उसके लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता था एमसीक्यू के लिए, क्योंकि अगर उसका टेस्ट लेते रहते ना तो बहुत डिले हो जाता वो। अभी भी हमारा बच्चा है ना, क्योंकि वो, ठीक है।
ये सब समझ आया जितना पर हम लोग पूरा पढ़े हैं? तो आप लोग मंडे को रिवाइज करके आओगे। अभी आप लोग के पास 3 दिन का समय है। कल कौन सा दिन है? फ्राइडे है क्या कल? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन है। अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? अब मैं एक एक जन से पूछूंगा, क्योंकि ऐसा मत करना अपसेंट अपसेंट करोगे, टेस्ट अगले दिन लूंगा, ठीक है? जिसको पूछूंगा वही बताएगा। और ये टॉपिक जितना हम लोग पढ़े वही है, और कुछ अलग से नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से रहेगा, है ना? कुछ नया क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रहेगा, उसको मैं खुद बताऊंगा, ठीक है? अगर कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो। चलो फिर आज यहीं तक करें फिर। ठीक, थैंक यू। अब ऊपर है क्या क्लास सर का? हाँ, यही है। ठीक।